एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 का आज दूसरा दिन रहा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, जो पिछले 9 सालों में बने हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा एयर और रेल नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है। मजबूत कानून व्यवस्था की वजह से निवेश बढ़ा है और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। उधर गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने निर्माणाधीन हेरिटेज कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इसी के साथ सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक का भी जायजा लिया। तो यूपी के गोरखपुर में अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा रहा और यहां पर निर्माणाधीन हेरिटेज कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, गोरखपुर का दौरा मुख्यमंत्री का रहा, क्या कार्यक्रम यहां पर रहे हैं, जरा बताइएगा। ये मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर जो एनसीसी एकेडमी बन रही है उसका निरीक्षण किया। उसके बाद विरासत गलियारा का निरीक्षण किया है। ट्रांसपोर्ट नगर में कंबल वितरण का कार्यक्रम था, रैन बसेरे का निरीक्षण था, मुख्यमंत्री ने किया है। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। ऐसे में कल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जो प्रतियोगिता चल रही है उसका समापन होगा, उसमें पुरस्कार वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर रखी थी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लगातार 2 दिनों से अधिकारियों की जो विजिट थी मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर चल रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार जब भी आते हैं गोरखपुर को कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका स्वयं निरीक्षण करते हैं। आज विरासत गलियारा का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है और ऐसे में जो टीपी नगर में रैन बसेरे में आश्रयहीन लोग थे उनको कंबल भी वितरण किया है। जी बिल्कुल। और ये जो हेरिटेज कॉरिडोर जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, निरीक्षण किया गया सीएम की तरफ से, इस कॉरिडोर के बारे में बताइएगा, किस तरह से इसका काम चल रहा है। गलियारा गोरखपुर की एक शान है, जिसमें गोरखपुर की पुराने इतिहास से जुड़े तमाम संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इससे पहले भी विजिट करी थी तब अधिकारियों के साथ में विरासत गलियारा पर चर्चा करी थी। आज खुद मुख्यमंत्री ने विरासत गलियारा का निरीक्षण किया है, जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको देखा। इसके अलावा इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो उन्होंने गोरखनाथ मंदिर रोड पर बने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था, जिसके चलते यहाँ के लोगों को खासा सहूलियत मिली थी। ऐसे में जो नेपाल से श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर आते हैं उनको भी खासा सहूलियत मिल रही है। 11 से 13 जनवरी के बीच में गोरखपुर में खिचड़ी मेला आयोजित होना है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज से रात्रि में अधिकारियों के साथ उसकी भी बैठक करेंगे। ऐसे में लगातार एक के बाद एक गोरखपुर में विकास कार्य हो रहे हैं। औद्योगिक विकास को लेकर के अगर हम बात करें तो गोरखपुर ट्रांसपोर्ट नगर में तमाम तरीके की औद्योगिक कंपनियां इंटरेस्टेड है, जिनकी जमीनें प्रस्तावित है। जल्दी वहां पर निर्माण कार्य शुरू होगा। सीधे तौर पर गोरखपुर जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो जो विकास कार्य चल रहे होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं। एनसीसी एकेडमी के बाद में ट्रांसपोर्ट नगर सीधे मुख्यमंत्री गए, जहां उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को आदेश दे रखा है। लेकिन ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे और इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों से मुलाकात करते हुए रैन बसेरों में लोगों को मिल रही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और वाकई पुनीत, जब भी गोरखपुर आते हैं कई सौगातों के साथ सीएम आते हैं और यहां पर ठंड को लेकर पहले आपको याद होगा कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मीटिंग की गई थी। अब लोगों के रैन बसेरों का निरीक्षण इस बार भी, क्योंकि हर साल सीएम रैन बसेरों का निरीक्षण खुद से करते हैं, इस बार भी छोटे छोटे बच्चे पांव छूते हुए दिखाई दिए, आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए।
जी बिल्कुल, नहीं तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट पहले से ही था। आप देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में कोहरे और ठंड की सितम उत्तर प्रदेश के लोगों पर पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे रखे थे कि जो रैन बसेरे हैं उनको सुव्यवस्थित रखिए, निरीक्षण करिए, वहां पर जरूरत की सारी सामान यानी कि पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए, सोने के लिए बिस्तर उपलब्ध होना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर के चकोट नगर में रैन बसेरे का निरीक्षण कर रहे हैं। सीधा निर्देश है मुख्यमंत्री का, कोई भी निराश्रित व्यक्ति सड़क पर यदि सोता पाया गया तो जिले के जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और मंडल आयुक्त के खिलाफ तक कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री इस आदेश के बाद में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, तकरीबन सभी जिलों में जो अधिकारी हैं वो रात्रि में निरीक्षण पर निकलते हैं, रैन बसेरों का निरीक्षण करते हैं। लगातार जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं रैन बसेरे के रखरखाव की, उनको आदेशित करते हैं कि किसी को भी यहाँ रहने और सोने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यदि रैन बसेरों की संख्या कम पड़ती है तो तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करिए, तुरंत अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से काफी सख्त नजर आ रहे हैं ठंड को लेकर के, उसका अधिकारी लगातार पालन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में निरीक्षण किया रैन बसेरे का, जो जरूरतमंद थे उनको कंबल इत्यादि वितरण किया है। लगातार ठंड का कहर जारी है। ऐसे में चाहे अलाव की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरों की व्यवस्था हो, सीएम कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनित इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा रहा और ऐसे में इस दौरे को लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाएंगे। पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी होता 5 मिनट का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में भीषण शीतलहरी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हर जनपद में रैन बसेरा बनाने के लिए, जरूरतमंदों के लिए कंबल आदि वितरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें ब्रज प्रांत अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग संसद और विधानसभा में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतें अगर उभरने का प्रयास करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि उन ताकतों को उभरने से रोके। तो यूपी के बदायूं से खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बदायूं दौरा, यहां एक अधिवेशन में वो शामिल हुए। एबीवीपी का ये अधिवेशन था और इसी अधिवेशन में एसआईआर को लेकर उन्होंने बयान दिया। साथ ही साथ विपक्ष पर भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। जिन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया, उन ताकतों से उभरने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिम्मेदारी निभाई है और उनकी ये जिम्मेदारी बनती भी है कि उन ताकतों को उभरने से रोका जाए। केंद्रीय जांच ब्यूरो की लखनऊ यूनिट में स्पेशल क्राइम ब्रांच को खत्म कर दिया गया है। सीबीआई मुख्यालय से जारी आदेश के तहत एससीबी लखनऊ का एंटी करप्शन ब्रांच में विलय कर दिया गया। नए साल 2026 से लखनऊ में सीबीआई की गतिविधियां सिर्फ एसीबी ब्रांच के जरिए संचालित होगी और सीबीआई मुख्यालय से जारी इस आदेश के बाद लखनऊ सीबीआई यूनिट में अब अलग से स्पेशल क्राइम ब्रांच मौजूद मौजूद नहीं रहेंगी और एससीबी में तैनात सभी सीबीआई अधिकारी और कर्मचारी अब एसीबी यूनिट का ही हिस्सा होगा। गौरतलब है कि स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ का गठन बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण की सीबीआई जांच लखनऊ यूनिट को सौंपे जाने के बाद किया गया था। इसके बाद एससीबी ने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की। तो नए साल से सीबीआई यूनिट में ही एसीबी ब्रांच अब काम करेगी, दोनों एक साथ अब काम करेंगी। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसका विलय सीबीआई में यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन टीम में कर दिया गया है। लखनऊ स्पेशल क्राइम ब्रांच का
ये एसीबी है जिसको अब दोनों में मर्ज कर दिया गया। नए साल से दोनों ही यूनिट एक साथ काम करेंगी और इसके पीछे का मकसद ये है ताकि दोनों संगठन को ना सिर्फ मजबूती मिले बल्कि क्रिमिनल के मामले में भी एक साथ दोनों ही यूनिट साथ काम करेंगी। तो हर केस में बारीकी और उसकी जो तथ्य है उस तक पहुंचने के मकसद से ही सीबीआई मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है कि अब एसीबी उसके साथ मिलकर काम करेगी। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 140 साल हो गए हैं, स्थापना दिवस है और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी जनता के मुद्दों को पूरी ताकत से उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है जिसका सीधा असर ग्रामीण जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में अगले 100 दिनों तक संविधान संवाद, महापंचायत और 30 से ज्यादा बड़ी रैलियों के जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा। खबर वाराणसी से है जहां कप सिरफ मामले को लेकर एक खबर मिल रही है कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगना शुभम जायसवाल से आरोपियों के कनेक्शन सामने आए हैं। कप सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन आया है सामने। नकदी और गोल्ड के जरिए हवाला का कारोबार होता था और अहम खबर यह है कि 50 से ज्यादा शेल कंपनियों में यह पैसा जमा किया गया था। शेल कंपनियों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन अब सामने आया है। कोर्ट के जरिए हवाला का यह कारोबार होता था। एफएसडीएल को भी अब जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। कप सिरप मामले में यह अहम खबर, जहां हवाला का पैसा खपाने का पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सरगना शुभम जायसवाल से आरोपियों का कनेक्शन देखा गया। कप सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन सामने आया है कि नकदी और गोल्ड के जरिए हवाला का कारोबार चल रहा था और 50 से ज्यादा शेल कंपनियां इसमें शामिल थी जिनमें यह पैसा जमा कराया जाता था। शेल कंपनियों में ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो भी अब सामने आया है। तो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के वाराणसी से ये खबर और सरगना शुभम जायसवाल बताया जा रहा है जिसका आरोपियों के साथ कनेक्शन है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं 5, उनके साथ इसका कनेक्शन निकलकर सामने आया और कहा जा रहा था कि हवाला का पैसा खपाया जाता था इस कारोबार को करके। कार्रवाई है वो चल रही है। आपने देखा होगा एलओसी जारी हुआ है। जैसे ही हमारे मुकदमे में चार्जशीट लग जाती है तो हमारे पास रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा। उसके बाद उनका एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस और संभवतः फिर उनको हम वापस भारत ला पाएंगे। उसी के लिए हम जो आपको पता है 107 BNSS में हमारे पास ये एक प्रोविजन है जिसमें कि अपराध से अर्जित जो संपत्ति होती है उसकी कुर्की का ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उसी के अंतर्गत ये सारी प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण हुआ है और ये कोतवाली के केस से हुआ है जिसमें। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए मोहम्मद वासीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासीम, जरा मुझे ये बताइए, जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं इन आरोपियों से ही पता चल पाया है कि गोल्ड, नकदी, ये सब कुछ हवाला कारोबार के जरिए इसको चलाया जाता था और कप सिरप का ये जो कारोबार है इसमें इन लोगों की संलिप्तता पाई गई? जी उन्नति, मैं आपको बता दूं कि आज कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 5 आरोपी जो एक रोहनिया थाना अंतर्गत एक मामला चल रहा था उसके अंतर्गत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सारनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये कहीं ना कहीं जो अवैध कप सिरप की तस्करी है उसमें जो शेल कंपनियां खोलने का काम ये करते थे जिससे जीएसटी नंबर और जो फर्जी ईवे बिल के जरिए अवैध तस्करी की जाती थी और ये कप सिरप जो है ये डाइवर्ट कर दिया जाता था बांग्लादेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल को। तो ऐसे में जो वहां से जो पैसे मंगाए जाते थे वो हवाला के थ्रू मंगाए जाते थे। उसका एक कोड वर्ड हुआ करता था जिसे डिकोड करने में वाराणसी पुलिस लगी हुई है और उसका एक ये नीला और पीला, मतलब कप सिरप के नीले और पीले और 10 की नोट, ये ऐसे एक शब्द निकल के सामने आए हैं जिसे डिकोड करने में वाराणसी पुलिस लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इन आरोपियों में एक लोकेश अग्रवाल व्यक्ति है जिसके चैट भी बरामद हुए हैं जो शुभम जायसवाल से कनेक्शन इसका सामने आया है। तो ऐसे जो ये पूरा फायदा इससे जो होता था वो शुभम जायसवाल और उससे एसोसिएट जो फर्म है उनको था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसे तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। प्राचीन हनुमान मंदिर की ऐतिहासिक कहानी देखिए HNN की जुबानी। हनुमान तो स्वयं प्रकट है, वो जो मांगता वही मिलता है। आज रात 9:30 बजे धरोहर। आगे बढ़ेंगे। 27 दिसंबर 2025 को केजीएमयू लखनऊ में कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद के कक्ष में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण मामले की कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर आयोग ने स्पष्ट किया कि मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और जांच की जा रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो केजीएमयू धर्मांतरण को लेकर महिला आयोग इस वक्त सख्त नजर आ रही है और पहले से ही महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर जांच चल रही है। वाराणसी के तुलसी उद्यान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इस मौके पर सभी लोगों ने देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की है। उधर कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने बीजेपी पदाधिकारियों और लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम ने कार्यक्रम में पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए असीम अरुण ने इसे गौरवपूर्ण बताया और उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में पाकिस्तान अपनी तरक्की पर ध्यान देगा और भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। 2025 की पहचान बने भारत में। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक आयोजित की। बैठक में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और नेपाल, इसके अलावा बांग्लादेश के मौलाना शामिल हुए। बैठक में सरकार से शिया समाज के लिए रिजर्वेशन और अधिकारों की मांग रखने पर सहमति बनी है।
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो उद्देश्य है, हम लोग अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है, हमारी कोई भी सरकार सूझ नहीं लेती। कोई भी हमारा मुसलमानों में जो ये मसलक है, अलग अलग यूनिटीज है, जो यूनिट है मुसलमानों में, हमें शिया मुस्लिम लोगों को पिछड़े से भी पिछड़ा बना के रखा था। तो हमारे सरकार खतीब अकबर साहब ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है सारे हिंदुस्तान के शिया मौलानाओं को मिलकर इसका गठन किया था, और गठन करके हर साल वार्षिक इसका अधिवेशन होता है। जैसे हम लोग बॉम्बे से तशरीफ लाए, हमारी सरकार से और हमारे हर समाज से यही डिमांड है कि हिंदुस्तानी होने के जो हमारे हक है, हकूक है, राइट्स है, अधिकार से सरकार हमें भी देना। शिया मुस्लिम जो है किसी भी आयोग में, किसी भी उसमें नहीं आता है। हम सरकार से अपना हकूक मांगेंगे। हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमें कोई भी किसी भी तरह की फैसिलिटी हिंदुस्तान में नहीं मिल रही, जो हमें मिलना चाहिए। ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारी ये संस्था चल रही है, इसकी बुनियाद मौलाना सैयद अतर साहब, मिर्ज़ा अतर साहब क़िबला ने रखी थी, और वो अपने हुकूक को पाने के लिए उन्होंने रखी थी। ऐवान गालिब में जिस ज़माने में ये पहली मीटिंग कर रहे थे, हम वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ गालिबन मनमोहन सिंह का ज़माना था। वो आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, आपने जो ये संस्था बनाई है और इसी तरह इसको बराबर जारी रखिए, और आपने जो पेड़ लगाया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जब से आज तक हम उस सिलसिले को जारी रखे हैं और जारी रखेंगे जब तक हमारे हुकूक नहीं मिल जाते। लिहाजा हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे हुकूक जो सरकार के लिहाज से या आबादी के लिहाज से मिलना चाहिए वो हमें दिए जाएं। ये है हमारा। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में इस वक्त सिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन हो रहा है। सालाना वार्षिक बैठक में सिया धर्म गुरु मौजूद हैं, सियाओं के बड़े जो पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। बिहार, झारखंड, रांची, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, नेपाल और बांग्लादेश के मौलाना यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये बैठक हो रही है, जिसमें सिया मुसलमानों की वर्तमान स्थिति, उनके अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हर साल ये बैठक बड़े इमामबाड़े में आयोजित होती है, जहां पर सियाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा होती है। दरअसल सिया समुदाय का दावा है कि अल्पसंख्यक में भी सिया समुदाय की जो संख्या है वो काफी कम है। शिक्षित समाज से आते हैं, कई बड़े IAS, IPS, PCS अधिकारी सिया हैं। ऐसे में सरकार ने कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया है जिसमें सियाओं को रिजर्वेशन दिया जाता हो। अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के हर साल ये बैठक करी जाती है, जिसमें सियाओं की स्थिति का पूरा आकलन किया जाता है। फिलहाल मौलाना यासूब अब्बास जो महासचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जहां पर सियाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।